हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। स्वागत है आप लोगों का बातचीत के एक और एपिसोड में। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस इंटरव्यू की और वेलकम करते हैं हम कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमको टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से और न्यूबीज को आपने मौका दिया सर बात करने के लिए। तो सर सबसे पहले तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको हल्का सा लाइट रखेंगे सर, ताकि यूथ इसको देख सके, यूथ रियल चीजें जान सके सर। क्योंकि आजकल के टाइम पे हमने देखा है कि सर टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा डाल देते हैं कि कोई भी उसको इग्नोर कर देता है और टेक्निकलिटी के नाम पे लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं। तो सर हम शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। तो सर सबसे पहला मेरा जो सवाल आपसे रहेगा, सर आपने 12th में सीबीएसई टॉप किया था सर। उसके बाद सर आपने बीए एमए फर्स्ट डिवीजन से आपने क्लियर किया। उसके बाद सर आप जेएनयू के अंदर गए, वहाँ पे आप पीएचडी कर रहे थे जब आप अरेस्ट हो गए इमरजेंसी के टाइम पे। तो सर आपका एकेडमिक करियर कितना अच्छा रहा है सर, पढ़ाई में, मार्क्स में, अचीवमेंट में? एकदम से सर पीएचडी रुक गई आपकी, आप आगे परस्यू नहीं कर पाए। और वो सर वो जो उस वक्त पोजीशन थी या फिर सिचुएशन थी सर, आप उसके बारे में कुछ बताइए सर। क्योंकि एक डर, एक एंग्जाइटी हम में से हर किसी को, चाहे छोटा सा भी ब्रेक लग जाए, आ जाती है। अब बता, अब क्या बता, वो पीढ़ी ऐसी थी 1970 की दशक, यानी अब से 50 साल पहले। हाँ, तो आप कह रहे थे हल्का रखिए यंगर जनरेशन के लिए, तो 50 साल तो बीत गए मतलब वो तो है। अब उस समय पर हमारे मतलब जो छात्रों की पीढ़ी के अंदर एक एक बहुत गंभीर सा सवाल था जिसके बारे में बहुत चर्चा और उथल पुथल होता था, और वो ये था कि हम शायद आज़ादी के बाद ये एक पहला आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ बैच है जो पढ़े लिखे बड़े हुए। और उस समय देख रहे थे हम बेरोज़गारी पढ़े लिखे लोगों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। तो अब ये क्यों हो रहा है? आज़ादी के इतने सपने थे, ये बहुत कुछ बोला हमने, सब कुछ, सबको शिक्षा, सबको रोज़गार, सबको काम वगैरह वगैरह, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ पे गलती हुई? क्या है रास्ता आगे? किस तरीके से चले? और यही आप देखोगे कि 1960-70 के दशकों में बहुत बड़ा एक चर्निंग प्रोसेस हो रहा था, मतलब पूरे देश में। और ना सिर्फ राजनीतिक चर्निंग, ये सामाजिक एक चर्निंग चल रही थी, जहाँ पर लोग इसको चल रहे थे और देख रहे थे। एक बहुत बड़ा अल्ट्रा लेफ्ट संगठनें भी बनना शुरू हो गए, नक्सलाइट्स का पैदाइशी हुई, और उसके बाद बहुत ही अल्ट्रा लेफ्ट मतलब छात्र संगठन आए। तो ये बहस के अंदर हम भी थे। अब ये आखिर ये पढ़ाई सब किसके लिए? अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो ये पढ़ाई का इस्तेमाल हो सामाजिक परिवर्तन में। अब सामाजिक परिवर्तन के लिए जन कल्याण अगर कर रहा है तो कौन सा रास्ता है? क्या है वैकल्पिक रास्ता? क्या है वैकल्पिक नीतियाँ? एक आज़ाद हिंदुस्तान को और मजबूती के साथ उसकी आज़ादी हो, जो आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, लेकिन जैसे भगत सिंह ने प्रेरणा दी थी, वो राजनीतिक आज़ादी को हम बदलना होगा, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक आज़ादी। वो कैसे होगा? अब इन सवाल के जवाब में खोजते खोजते पढ़ाई भी चल रही थी, और ये भी होता है जब तक इमरजेंसी आ गया तो हमारे जितने भी शंकाएं थी कंफर्म हो गई कि ये जब असफल रहते हैं तो निरंकुश व्यवस्था थोपते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके रास्ते में गलती है, उनके नीतियों में कुछ गलतियां हैं। अब उसका विकल्प क्या है? वो सोचते सोचते इमरजेंसी में जब पढ़ाई रुक गई, तब उसके बाद कहा कि भाई इसी के समाधान में लग जाए, और उसी के चलते हुए मैं एक वामपंथी आंदोलन के साथ आकर्षित हो के पहले से था, लेकिन अब पहले जो था वो एक एकेडमिक था। तो लेकिन अब जो व्यवहारिक जो है वो बदला आपके इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद, और वो थी वातावरण उस समय। तो सर मतलब बहुत टिपिकल रहा होगा सर फिर भी वो टाइम। बहुत ही मतलब बहुत ही एक वाटरशेड पीरियड मतलब देश के अंदर। हाँ जी, एक नया डायरेक्शन देने वाली पीरियड। सर तो अगला मेरा जो सवाल है सर, कि बेसिकली काफ़ी सारे लोग आजकल के यूथ में खास करके, क्योंकि कोई भी सोशियोलॉजी इतना हर कोई नहीं पढ़ता है सर, तो सर एक्चुअली में कम्युनिस्ट है क्या सर? एक्चुअली में लेफ्टिस्ट है क्या सर? देखिए, कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट का एक ही मकसद,
और वो मकसद है जो मार्क्सवाद के नाम पर भी मार्क्स को ही बात करते हैं, वो उनका भी यही कहना था कि आखिर एक ही मकसद है, वो है मानव मुक्ति। अब शोषण से मुक्ति कैसे मिलेगी? कई किस्म के शोषण होते हैं, सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं, सामाजिक शोषण है हमारे देश के अंदर और ज़्यादा, ये जातिवाद के चलते हुए। और उसी के साथ साथ एक मानसिक शोषण भी होता है, साइकोलॉजिकल, मतलब आपकी शोषण भी होता है। तो ये सब व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। तो ये व्यवस्था को बदलना ही ज़रूरी है अगर मानव मुक्ति चाहिए। तो व्यवस्था की परिवर्तन, ये है सवाल। व्यवस्था की परिवर्तन के बारे में कई सारे लोग भी वो बात कही, समाजवादी लोग भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण भी कहते थे, टोटल रिवॉल्यूशन उन्हीं का नारा था, हाँ, संपूर्ण क्रांति। अब ये लेकिन क्रांति कैसे हासिल होगी, वो सवाल है। वामपंथियों की ये खासियत है कि एक तो क्रांति मानव मुक्ति के लिए, और उसके अंदर जो अलग अलग भाव है कि कैसे होगी ये क्रांति, उसके अंदर मार्क्सवाद, समाजवाद, मतलब उस तरीके से लहर है। ये है मतलब तो सर लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त और भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं सर इंडिया के अंदर, कुछ तो बैन भी हैं सर। तो सर लेकिन CPIM जो आपकी है और जो बाकी की हैं सर, उनमें डिफरेंस क्या है सर? आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस या फिर प्रोसीजर में कोई डिफरेंस अचीव करने के लिए? अरे भाई, इसके बारे में तो कई लोग किताबें लिख चुके हैं और भी लिखी जाएगी, लेकिन ये सवाल तो रहेगा। लेकिन देखिए, सारा इसका मुख्य मतलब आधार धुरी सब ये, वो यही है जो मैं कह रहा था कि ये क्रांति कैसे हासिल होगी, उसका रास्ता क्या है। उसके अंदर भेदभाव जो आए उससे अलग हुए, और कुछ लोग प्रेरणा ले रहे थे विदेश में जो हुए हैं क्रांति, रूस में जो हुआ सबसे पहले, उससे प्रेरणा लेकर बोले कि भारत के अंदर भी उसी तरीके से होगा। तो वो बना एक धारा कम्युनिस्टों में, CPI का। दूसरा धारा बना कि नहीं, चीन के अंदर अलग रास्ता अपनाया माओ त्से-तुंग ने। तो वो रास्ता जो है हमारे लिए और ज़्यादा रिलेवेंट है, तो वो होना चाहिए भारत में। वो बना दूसरा धारा, वो हुआ आपके नक्सलाइट और ये जो मार्क्सवादी लेनिनवादी आज जो कहते हैं वो। तो हम रह गए थे CPM। हमने कहा कि भाई भारत के अंदर जो क्रांति होगी वो ना रूस का होगा ना चीन का होगा, ये क्रांति होगी भारत की क्रांति। जैसे रूस ने अपने परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद की चिंतन को लागू किया, चीन ने अपने परिस्थिति के अनुसार किया, हमें भी अपने परिस्थितियों के अनुसार लागू करना। और ये है बुनियाद जिसके चलते हुए सबसे छोटे पार्टी थे जब ये विभाजन हो रहे थे CPM, लेकिन सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरा है, क्योंकि देश और देश की ठोस परिस्थितियों के साथ हम जुड़े हुए थे। और सर जो मेरा अगला बेसिकली जो क्वेश्चन है आपसे वो ये कि सर जैसे कि आपकी पार्टी इस वक्त लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया के अंदर, जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और सर ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि काफी सारी जो बाकी की सारी नहीं करती है अधिकतम उनमें से, सर ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, रीजन इसके पीछे ये है कि डेमोक्रेसी आजकल की आधुनिक सभ्यता में एक अनिवार्य चीज है, और डेमोक्रेसी के थ्रू ही हम चाहते हैं कि ये क्रांति हो। लेकिन जो क्रांति नहीं चाहते, जो प्रतिक्रांतिवाद है, जो अपने शोषण पे जिंदा रहते हैं, जैसे अपने देश के अंदर खरबपति, जो इस कोविड के महामारी में भी उनकी संपत्ति बढ़ी है, बहुत बड़े 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ाए देश के अंदर, एक सबसे बड़े 100 खरबपति इस कोविड के पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, जब लोगों के घर चले गए, नौकरियां चली गई, घर चले गए, भूखमरी हो रही है, अब लाचारी, बेकारी, ये सब बढ़ रही है। अब उनकी फायदा हो रही है, मतलब ये क्या है, इन्हीं लोगों पर शोषण जो है और तेज हो रही ना। तो अब ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये क्रांति नहीं चाहते हैं। अगर वो जनवादी तरीके से वो मान लेते हैं कि जनता की राय है इस तरीके की क्रांति हो, तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए वही शांतिपूर्वक ढंग से। अगर वो अशांति के आधार पर वो जो है इसको रोकना चाहते हैं, तब उसका टकराव करना पड़ेगा।
ये हमारी सोच है। इसलिए जनवादी व्यवस्था में हम बहुत ही विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि वो मजबूत हो। अच्छा सर, मैं जैसे अभी फार्म लॉज वाला चल रहा है सर, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इसमें सर मैं अभी सोच रहा था, पढ़ भी रहा था काफ़ी ज़्यादा, अपने घर पे डिस्कशन भी कर रहा था। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर जैसे लूप होल्स तो हैं सर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट जो स्टेट है इस टाइम पे, कहीं ना कहीं सर ईगो इश्यूज आ रहे हैं इस टाइम के अंदर। तो अगर वो इन चीज़ों को वापस, इस फार्म लॉज को लेके बाद में पूरे कंसेंसस के साथ में एक फार्म लॉज वापस लेके आ जाए, क्योंकि चेंजेस तो हर किसी सिस्टम में चाहिए चाहिए, प्रोग्रेस का पहला नीड होता है सर चेंज। तो सर आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करिए सर, फार्मर्स प्रोटेस्ट और फार्म लॉज। हम कह रहे हैं। हाँ जी। अरे वही तो बात हम कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं बड़े कठोर तरीके से कि भाई सभी पार्टियों ने चाहा कि सुधार हो कृषि व्यवस्था में, बिल्कुल चाहा, आज भी चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे सुधार हम चाहते हैं हमारी कृषि व्यवस्था को मजबूत करें, अपने किसानों को मजबूत करें। ये नहीं चाहते सुधार कि उनकी शोषण और तेज करके मुनाफे बनाते जाए बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कॉरपोरेट। वो नहीं है सुधार। तो अब हम पहले दिन से, ये आंदोलन भी यही कह रही थी, हम भी यही कह रहे थे, कई सारी पार्टियां हमारे साथ भी यही बात कह रही थी पार्लियामेंट के अंदर। और जब मैं पार्लियामेंट में था दो साल पहले, हमने यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखकर एज हमारे पार्टी के नेता और वामपंथी दलों के नेता के रूप में चिट्ठी लिखकर दिया। उसका जवाब तो दिया ही नहीं उन्होंने। हमने अभी तक, उसीलिए मैं कहता हूँ घमंड के आधार पर, ये अहंकार के आधार पर कोई जनतंत्र नहीं चल सकता। हम ये कह रहे हैं कि बात मान लो, ये कानून को वापस लो, फिर बैठो किसानों के साथ, फिर बैठो अपने पूंजीपति कॉर्पोरेट मित्रों के साथ, फिर बैठो बाकी सब स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके आधार पर जो भी सामूहिक राय बनती है, उसके आधार पर आप जो है नए कानून को बनाकर वो पार्लियामेंट के सामने ले आए, वहाँ पे चर्चा होके बाकायदा वो जो अब पार्लियामेंट की परंपरा है उसके चलते हुए वो उसको जो है देश अपना है। ये है रास्ता। नहीं तो ये 2 महीने बेकार में नहीं जाते। ये बात तभी मान लिया तो। इतने लोगों की और 170 से ज़्यादा हमारे किसानों की जान नहीं जाती। और इस तरीके की पूरा घटनाएं, डिस्टर्बेंसेस जो हुए हैं हमारे अब रिपब्लिक डे पे, वो भी नहीं होते। तो ये उथल पुथल हो क्यों रहा, इसका जवाब सरकार देती नहीं। अच्छा सर, आपने आज सुबह बजट के ऊपर एक ट्वीट किया था सर कि फॉरेनर्स, जो फॉरेन कंपनीज है, एंटिटीज है, उनके इंटरेस्ट के अंदर है सर, ऐसा एक छोटा सा आज आपने सुबह ट्वीट किया था। तो सर आप बजट पे अपना कुछ कमेंट दीजिए, क्योंकि बजट इस वक्त जो चाह रहे थे लोग, जो नीड ऑफ द आवर या नीड ऑफ द कंट्री थी, वो नहीं है सर बिल्कुल भी। देखिए, बजट जो होना था वो 1 साल के लिए होता। अब ये बजट के अंदर एक पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन तो बंद कर दी, लेकिन पंचवर्षीय योजना अब हमारे वित्त मंत्री पेश कर रही है बजटों के थ्रू। अब ये 5 वर्ष में ये करेंगे, वो सब छोड़िए। इस साल क्या, इस साल जो लोगों को और अर्थव्यवस्था को जरूरी है कि खर्चा बढ़े सरकार, ताकि लोगों के हाथ में पैसा है, वो जिंदा रहे। और जो पैसा लोगों के हाथ में आएगा, वो जब खर्च करना शुरू करेंगे, ये बंद पड़े फैक्ट्रियां सब खुलना शुरू होगा। ये रास्ता साफ नजर आ रहा है सबको। इसको बड़े अर्थशास्त्री बनने की कोई जरूरत नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये ना करें, अब सरकारी खर्चा वहीं का वहीं है, पिछले साल के मुकाबले कुछ नहीं बढ़ा है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही। और जहाँ पे होना था, बेरोजगारी बढ़ रही है, मनरेगा के लिए एलोकेशन घटा दी, एजुकेशन में कम कर दिया। एजुकेशन तो है ही, लेकिन जो समझा जिंदगी की सवाल है, अब भूखमरी हो रही है, फूड सब्सिडी घटा दी। किसानों का इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी घटा दी। अब लोगों के जिंदा रहने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए महंगाई उसके ऊपर जो है धोप लगा रही है, आर्थिक बोझ डाल रही है। तो उसी समय पेट्रोलियम पदार्थों पे सब्सिडी हटा दी, कम कर दी और दाम बढ़ा दिए। अब ये जो उल्टा जो काम कर रहे हो, हम बोले ठीक है राहत ना दो तो ना दो, लेकिन उल्टा मत करो कि ताकि इनकी जिंदगी और बर्बाद हो। अब ये है बजट का सारा, अगर देखें आप तो। और इसलिए गलत हो रहा। हम चाहते हैं कि खर्च करो सरकार, निवेश करो, सरकारी निवेश,
सरकारी निवेशों से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की देश में। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नए नौकरियों की सृष्टि होगी। और अपना नौजवान आज जो भटक रहा है बेरोज़गार, उसको जब नौकरियां मिलेगी, उसको जो अपनी तनख्वाह मिलेगी, उसको जो खर्च करने लगेगा, देश के अंदर मांग बढ़ेगा और बंद कारखाने खुलना शुरू होगा। ये आर्थिक सुधार के लिए ज़रूरी है, लोगों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये हम मोटी सी बात है। अच्छा सर, और मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया हमारा, मतलब वो मीडिया तो अब रहा ही नहीं बेसिकली, जर्नलिज्म सबको या तो बिल्कुल प्रो है या बिल्कुल अगेंस्ट है, और जर्नलिज्म इज समथिंग जो न्यूट्रल दोनों के फैक्ट्स दिखाएं, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सर इस सीरीज के अंदर। ऑल्दो हमको दूसरी वाली जो साइड है उधर से कोई टाइम नहीं दे रहा है सर इस टाइम पे। तो सर इसमें बेसिकली जो मेरा कहना है कि मीडिया कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। किसी को तो सर 4 लोग 10 लोग टीवी पे बैठ के एकदम भगवान बना देते हैं, और किसी को बिल्कुल ही एकदम कि भाई इसी ने सारे पाप किए दुनिया के। तो सर आपको क्या लगता है कि मीडिया के सिस्टम को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर एक चेंज की जरूरत है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, मीडिया की फंडिंग आ रही है सर कहीं से, तो उनको इंक्लाइन तो होना पड़ेगा। देखिए ये देखिए, मीडिया के अंदर सबसे बड़ी सवाल है मीडिया की अपनी खुद की स्वयं चरित्र। जब मीडिया बनना चाहते हो तो मीडिया रहिए आप, मीडिया को धंधा मत बनाइए। अब ये मीडिया को भी कारोबार बना दिया कॉर्पोरेटों के हाथ में। अब एक है आपके पास बहुत बड़ा खरबपति और कॉर्पोरेट, जिसके हाथ पे 70% मीडिया का कंट्रोल है। और आप जानते हैं किसको फायदा हो रहा है ये सब ये सुधारों से। अगर ये बात है तो मीडिया का क्या रोल होगा? उसका कोई निष्पक्ष रोल हो सकता है? तो अब ये है, कई सारे देशों के अंदर ये है कि क्रॉस होल्डिंग्स नहीं हो सकते। अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी हो तो आपको अपना मीडिया आप नहीं चला सकते, या आपके पास टीवी चैनल हो तो आप अपने अखबार नहीं खोल सकते, ये क्रॉस होल्डिंग ना हो। तो उस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस है जिससे बचना है, लेकिन वो नहीं होता। अब इस तरीके से करने से मीडिया के लिए बड़ा दिक्कत है। जो आपने कहा बिल्कुल बात बहुत सही है, और मैं आपको पूरी बधाई देना चाहता हूँ अगर आप निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो। नहीं, उसका प्रॉमिस ही नहीं, मैं आई विश यू सक्सेस। आप इसके अंदर अपना काम करते रहे। तो ये आज के दिन ये ज़रूरी है मीडिया खुद स्वयं आत्मालोचना करे। अब यार पत्रकार भी क्या करेंगे, मालिक अगर जो कह रहा था वो भी क्या करेगा? तो अब और खतरनाक बात आ गई, अगर आप हमारे खिलाफ है तो आपको जान को खतरा। अब ये कोई जनतंत्र नहीं बचा। अब कौन सी संस्था है जो निष्पक्ष है आज, बताइए? अफसोस है। अगर कुछ मुंह खोलेंगे और तो कंटेंट आ जाएगा। तो अब इसलिए तो अब ये हालत जो है देश की, इसको भाई सुधारना है, वरना भारत नहीं बचेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर जो यूथ से है सर इस टाइम के, मेरे को यूथ क्या चाह रहा है सर इस टाइम पे बेसिकली कि भाई हम ये गलत है वो गलत है ये गलत है, हर चीज़ में कमियां ढूंढ लेंगे, और कमियां हैं भी सर अगर सच्चाई देखी जाए तो। बट सर मेरे को क्या लगता है इस टाइम पे, मैं जो सोच रहा था आज सुबह ही मैं ये बात सोच रहा था कि पॉलिटिक्स को आप गलत कह दोगे, पॉलिटिक्स को अगर आप गलत कह दोगे और कोई पॉलिटिक्स में या फिर उसके अंदर आएगा ही नहीं, तो उस सिस्टम को कोई ना कोई तो सुधारने वाला चाहिए ना सर। आप भी सर अरेस्ट हुए उस सिस्टम को सुधारने के लिए, और काफी ज्यादा आपने सर चेंजेस आए हैं क्योंकि आपने क्वेश्चंस किए हैं और उसके कारण स्ट्रगल आए हैं। खाली गलत बोल के स्ट्रगल लाने से तो शायद कोई फायदा नहीं, यूथ को कहीं ना कहीं सिस्टम में आना पड़ेगा सर। बिल्कुल यही बात मैं जब छात्र था तब से ये नारा देखते आते। अब देखो, राजनीति तय करती है कि हम में से कितने लोग कॉलेज तक पहुंचे, कितने कॉलेजेस होंगे, कितने लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। राजनीति ये तय करती है कि उन कॉलेजों में अपनी फीस क्या होगी। राजनीति ये तय करती है उन कॉलेज के हॉस्टलों में जो खाना खाते हैं हम, वो खाने का दाम कितना होगा, उसका क्वालिटी क्या होगा। अब और राजनीति तय करती है हमारी भविष्य, नौजवान का नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके की नौकरी मिलेगी, ये सब राजनीति तय करती है। अब राजनीति तुम्हारी ज़िंदगी तय कर रही है
तो तुम अपना राजनीति तय करो ना, यस सर, करेक्ट। वरना तुम्हारी ज़िंदगी पे कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं। अब ये नहीं कह सकते हो कि राजनीतिक लोग जो है मेरे लिए अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे। अरे वो उनके लिए अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, अफसोस की बात है, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए तो आओ राजनीति में, राजनीति में अपना इन्फ्लुएंस करो और राजनीति को सही मोड़ दो। वही हमारी पीढ़ी ने की या कोशिश की करने की। किया सर। नहीं, वही कोशिश की है और कर रहे हैं अभी भी, वो कोशिश अभी भी चल रहा है। तो यही हमारी अपील है यूथ से कि जितना दूर रहकर आप कंप्लेन करोगे कि मेरी ज़िंदगी को राजनीतिक लोग बर्बाद कर दे। अरे ज़िंदगी को कोई बर्बाद नहीं करता, ज़िंदगी को खुद बर्बाद कर ले तो हम अपने आप। अगर कोई गलत हो रहा है तो अगर नहीं लड़ोगे तो बर्बाद होंगे। बस यही सीखना है, बस। सब ग्रम्बलिंग इकलौता सोल्यूशन नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इकलौता सोल्यूशन क्या, कोई तरीके का सोल्यूशन नहीं, वो उल्टा प्रॉब्लम को और गहरा करता। अच्छा सर, आखिरी रिक्वेस्ट, पहली बात तो सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया सर, और आपने मेरे को 1 मिनट भी टाइम दे दिया सर। सर एक बार थोड़ा सा प्रमोशन में कर दीजिए सर। सर दीपेंद्र यादव का चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ भाई, हमारी अपील आप सबसे यही है कि दीपेंद्र यादव जी की जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये समझते हैं कि आजकल की जर्नलिज्म में ये एक बहुत नेक काम कर रहे हैं और इसको प्रोत्साहन देना हम सबका फ़र्ज़ बनता है।